Good afternoon to respected chairman sir, my colleagues and dear students. Today the Civil Engineering Department of Dr. K.N. Modi Engineering College is going to start the webinar on analysis of singly reinforced concrete beam by limit state method. The faculty coordinator for this program is Mr. Tushar Chauhan and the student coordinators are Mr. Saksham Motla and Ms. Ritika Mishra. Now I request Mr. Tushar Chauhan to start the webinar. Thank you. Over to Mr. Tushar. Mr. Tushar. Thank you, Director Sir, for giving us this opportunity to present this webinar. Honorable Chairman Sir, respected directors, my esteemed colleagues, and my dear students. I am Tushar Chauhan from Department of Civil Engineering, Dr. K.N. Modi Engineering College. And I am here along with my students, Saksham Motla and Ritika Mishra, to present the webinar on the topic analysis of singly reinforced beam using limit state method. Now I invite Saksham Motla to please start the webinar. Good afternoon to everyone. I am thankful to Dr. K.N. Modi Foundation that has been given me a chance to present this webinar. Now, my topic is limit state method for singly reinforced section. तो जो हमारी सबसे पहले जब हम पे बात आती है कि जो हमारा लिमिट स्टेट मेथड होता है वो क्या होता है, तो लिमिट स्टेट मेथड वो एक्सेप्टेबल कंडीशंस होती हैं जिसमें जो भी सेक्शन हम डिजाइन करते हैं उसमें जो सर्विसिबिलिटी और सेफ्टी क्राइटेरिया हम लेके चलते हैं वो जो लेके चलते हैं वो फेल नहीं होती तो हम लिमिट स्टेट मेथड कहते हैं. Now, second thing comes in our mind that what is singly reinforced section. Singly reinforced section are those sections in which the steel is reinforced in tensile zone in only in one side below the neutral axis. उसे हम singly reinforced section कहते हैं. Now, if you saying that line in which failure behavior of an RCC section subjected to bending. नाउ यहाँ पर जो हमें बताना चाह रहा है ये कह रहा है कि जब हम किसी भी बीम पे आरसीसी सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम पे जब हम लोड लगाते हैं उस लोड के बाद जो उसमें बेंडिंग होती है उसमें क्या होता है कि जब हमारा जो टॉपर मोस्ट लेयर पे जो हमारे कंप्रेसिव फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं कंप्रेस होते हैं. क्या होते हैं? कंप्रेस होते हैं. और जो बिलो द न्यूट्रल एक्सिस फाइबर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टेंशन फाइबर वो क्या होते हैं? स्ट्रेच होते हैं. क्या होते हैं? स्ट्रेच होते हैं. अब क्या होता है कि जो हमारा कंक्रीट होता है वो ब्रिटल इन नेचर होता है जिसमें क्या होता है सडन फेलियर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. उससे प्रिटेंड करने के लिए उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं बीम में हम एक रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं. रीइंफोर्समेंट क्या करती है? रीइंफोर्समेंट जो होता है वो हमारा स्टील का होता है. स्टील क्या होता है? ब्रिटल इन नेचर. स्टील क्या होता है? डक्टाइल इन नेचर होता है. डक्टाइल इन नेचर होने के कारण फेलियर होने से पहले वो क्या करता है? वो एलोंगेट होता है, वो खिंचता है. उसके कारण जब बीम फेल होने वाला होता है तो उसमें एक एलोंगेशन आती है. आप देखते हैं उसमें क्रैक पड़ गए होते हैं तो वो हमें दर्शाता है कि अब ये स्ट्रक्चर ये बीम जो है फेल होने वाला है. तो वो ये हमें क्या देता है? ये हमें एक सेफ्टी फैक्टर देता है कि ये फेल हो जाएगा बीम. नाउ अब हमारे आते हैं कि लिमिट स्टेट मेथड क्या होते हैं? हमारे दो टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं. फर्स्ट इज लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी. वी आर डिस्कसिंग अबाउट लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स. कोलैप्स का मतलब होता है ब्रेक होना. ब्रेक किस कारण से होता है? ब्रेक इस कारण से होता है कि किसी भी बीम पे हम सेक्शन पे बेंडिंग लगा रहे हैं, शेयर लग रहा है, टोर्शन लग रहा है या शेयर लग रहा है, तो जो कोलैप्स होगा वो बहुत कारणों से होगा. तो क्या हमारे आईएस कोड ने क्या किया? कुछ एजम्पशंस हमें प्रोवाइड किए हैं. इन एजम्पशन में क्या बता रहा है आईएस कोड हमें कि जब हम कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे तो इन एजम्पशंस बेस्ड
डिजाइन करेंगे, अगर हम डिजाइन अगर हम इसके अलावा इन एजप्शन के बिना जो हम स्ट्रक्चर डिजाइन करें तो वो फेल माना जाएगा। अब जो पहला एजप्शन देख रहे हैं वो है it suggests that at any section plane section remain plane after bending। इसका सीधा मतलब ये है, अगर आप फिगर 1.3 देखें, इसमें आप देख रहे हैं एक बीम लिया है मैंने, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, जिसपे मैंने एक सेक्शन लिया है वर्टिकल सेक्शन, जो कि अगर आप साइड एलिवेशन देखें प्लेन है, पर अगर फ्रंट से देखें तो ये एक वर्टिकल है। जब मैंने इसमें एक बेंडिंग मोमेंट या मैंने एक लोड लगाया, लोड के कारण क्या हुआ, बीम की एक नेचर होती है, जब लोड लगता है तो उसके कंप्रेसिव फाइबर कंप्रेस होते हैं और जो टेंशन फाइबर होते हैं वो स्ट्रेच होते हैं। तो जो बेंडिंग के कारण जो उसमें बैंड आया बीम में, उसके कारण क्या हुआ, जो इस वर्टिकल सेक्शन ए बी था वो क्या हुआ, वो टिल्ट हो गया, इन फ्रंट से वो टिल्ट हो गया। आप सामने से देखेंगे तो ए बी जो हो रहा है वो टिल्ट हो रहा है, वो इंक्लाइंड हो रहा है, वो इंक्लाइंड हो रहा है। अगर आप क्रॉस सेक्शन से देखें, कट करें क्रॉस सेक्शन इसका, इससे तो आप देखेंगे ये प्लेन है, पर इन द फ्रंट इट इज टिल्ट। तो हम सीधा सीधा इसका कंक्लूजन निकाला, मैंने साइंटिस्ट ने जो आई स्कोर प्रोफेसर हमें बता रहा है, हमने इसका कंक्लूजन निकाला जो कि हमें बता रहा है कि जो स्ट्रेन है वेरिएशन है वो हमारा क्या है, लीनियर है। अब आप देखेंगे फिगर 1.2 में देखेंगे कि जो स्ट्रेन डायग्राम है, सेकंड वन स्ट्रेन डायग्राम है, उसमें क्या है, स्ट्रेन जो है वो क्या है, लीनियर है, वो क्या है, लीनियर है। तो इसमें ये इतना ही बता रहा है कि जो सेक्शन है आफ्टर और बिफोर क्या होगा, प्लेन होगा। नाउ इन सेकंड assumption, the maximum compressive strain in outermost compressive fiber in concrete in case of bending compression is 0.0035। अब पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि 0.035 ये जो हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेन आई है ये आई कहाँ से। तो हमारा आईएस कोड हमें आईएस कोड 456 हमें बताता है कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, एक ब्लॉक लिया, उसे एक कंप्रेसिव मशीन के अंदर रखा, उन्होंने देखा कि जब उन्होंने उस पर फोर्स लगाया, फोर्स के कारण जो उसमें ब्लॉक था कंक्रीट का, उसमें स्ट्रेस पैदा हुआ। तो वो जो कंक्रीट था वो 0.0035 तक जो स्ट्रेन था वो वेरी कर रहा था, वो लोड क्या कर रहा, वहां तक वेरी कर पा रहा था। उसके आगे जब वो लोड बढ़ा रहे थे तो उसके आगे वो फेल हो जा रहा था, उसमें क्रैक बन गए थे, वो टूट गया था। तो हमारा ये कंक्लूजन इस एजम्पशन के लिए ये निकला कि जो हम मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन लेंगे कंप्रेसिव आउटर मोस्ट कंप्रेसिव फाइबर में कंक्रीट के लिए वो लेंगे 0.0035 एज शोन इन 1.4 फिगर 1.4। now you will see in third assumption telling us that stress strain curve for the concrete। now अगर आप देख रहे होंगे फिगर 1.6, ये हमें दिखा रहा है एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हमने स्ट्रेस ही क्यों वाई एक्सिस पे लिया और स्ट्रेन क्यों हमने एक्स एक्सिस पे लिया, क्योंकि हमें समझना होगा स्ट्रेस क्या होता है, एक डिपेंडेंट फैक्टर होता है और जो स्ट्रेन होता है वो इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है। जो स्ट्रेस होता है वो डिपेंड करता है स्ट्रेन पे, तो जितना स्ट्रेन होगा उतना ही स्ट्रेस भी होगा। अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स के कारण जो स्ट्रेन पैदा होता है, अब जो बॉडी में उस फोर्स को झेलने के लिए जो फोर्स पैदा होंगी उसे हम कहते हैं स्ट्रेस। अब आप देखें ओरिजिन, पहला ग्राफ देखें, ओरिजिन ओ से एक पैराबोला बन रहा है अप टू द स्ट्रेन ऑफ 0.002। इसके बाद जो स्ट्रेस है वो क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। कहां तक, अप टू द स्ट्रेन ऑफ 0.0035। उसको नाम दिया है हमने FCK। FCK इज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, characteristic compressive strength। Now you will seeing the second curve again originated from O, making a parabola up to the strain of 0.002 and strain again becomes constant or linear up to the strain of 0.0035। इसको हमने नाम दिया है, स्ट्रेंथ को हमने नाम दिया है 0.67 FCK, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ये 0.67 FCK आया कहां से। तो ये क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं कुछ फैक्टर, कुछ इफेक्ट ऑफ फोर्सेस को, जैसे एग्जांपल टॉर्शन, शियर, बेंडिंग मोमेंट और स्ट्रेस। इसमें क्या है, हमने सारी इफेक्ट ऑफ फोर्सेस को हमने इसमें कंक्लूड करा है। और FCK इज हियर, जैसे मैंने पहले बताया कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ।
Now you will be seeing the final graph, third graph, in which again a curve is originated from the O and making parabola up to the strain of 0.002 and becomes constant again to the strain of 0.0035. It is the strength is 0.45 FCK. अगेन एक क्वेश्चन बना कि ये 0.45 FCK आया कहाँ से। अब जो इससे पहले वाला ग्राफ था अगर आप देखें 0.67 FCK, उसको हमने क्या किया, हमने उसको क्या किया पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, मतलब पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट से क्या करा 1.5 से इसको डिवाइड करा, जो हमारा निकल के आया वो आया 0.45 FCK। इसे हम कहते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। इसमें क्या है, एग्जैप्शन हमें बताना चाह रहा है, आईएस कोड हमें कह रहा है कि जो हम स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे वो 0.45 FCK को ध्यान में रखकर ही करेंगे। Now fourth assumption में हमें क्या कह रहा है, telling us that tensile strength of the concrete is to be ignored at the tensile stresses are taken by the steel only। अब तो हम समझेंगे हमें कहना क्या चाह रहा है। पहले तो फिगर देखिए आप 1.7 में हमने एक सिंगली रेनफोर्स्ड बीम लिया है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि हमने इसे डिवाइड किया है न्यूट्रल एक्सिस से, जिसमें टेंशन साइड में क्या है, स्टील क्या है, रेनफोर्स्ड है, स्टील है रेनफोर्स्ड। अबव द न्यूट्रल एक्सिस है कंप्रेसिव जोन, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस है टेंसाइल जोन। जब हमें पता है जब हम किसी बीम पर लोड लगाते हैं तो जो लोड की वजह से स्ट्रेस बेयर होते हैं वो होते हैं सिर्फ कंप्रेसिव जोन में। उसका कारण ये है जो कंप्रेसिव जोन, जो हमारा कंक्रीट है, जिसमें कंक्रीट है वो क्या होता है, वो कंप्रेसिव जोन में उसकी क्वालिटी होती है कि वो कंप्रेसिव जोन में स्ट्रॉन्गर होता है रेदर देन टेंसाइल जोन में वीक होता है। अब जो ये एजम्पशन हमें बता रहा है हमें क्या करना है, हम सीधे सीधा ये मानना है कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी टेंसाइल जोन में कंक्रीट की वो क्या करनी है, हमें सीधा इग्नोर करनी है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है कि जो हम कंक्रीट एज्यूम कर रहे हैं, जो कंक्रीट हम ले रहे हैं बिलो द न्यूट्रल एक्सिस टेंसाइल जोन में, तो वो हम ले क्यों रहे हैं, वो हम इतनी कॉस्टिंग बढ़ा क्यों रहे हैं। तो उसका सीधा सा आंसर है कि जो हम रेनफोर्समेंट ले रहे हैं, स्टील रेनफोर्समेंट ले रहे हैं, तो उनको बाइंड करने के लिए, उनको एक जगह रखने के लिए हम क्या करते हैं, कंक्रीट यूज करते हैं। यही इस एजम्पशन में हमें बताया गया है कि द टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट इज टू इग्नोर, और टेंसाइल स्ट्रेस, जो टेंसाइल स्ट्रेस होगी वो सिर्फ स्टील ही बेयर करेगा। नाउ इन फिफ्थ assumption, the fifth assumption is telling us that the stress in reinforcement shall not be derived from representative stress and strain curve। इसमें क्या क्या है, इसमें जो हमारा स्टील का जो स्ट्रेस लेंगे, जो स्टील में जो स्ट्रेस होगा रेनफोर्समेंट में, वो हम क्या किससे शो करेंगे, उसे हम शो करेंगे रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व से, जो मैंने आपको पीछे बताया। इसमें जो है हम जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं, वो लेके चलते हैं 1.15 एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ अ कंक्रीट लेके चलते हैं 1.5। अब मेजर क्वेश्चन ये बन के आता है कि हम कंक्रीट की इतनी ज्यादा क्यों ले रहे हैं और स्टील की इतनी कम क्यों ले रहे हैं। तो उसका सीधा सा आंसर यही है कि जो कंक्रीट होता है वो कंक्रीट क्या होता है, हम जो है उसे प्रिपेयर करते हैं ऑन द साइड, हम उसे ऑन द साइड ही प्रिपेयर करते हैं। तो जो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ स्ट्रेंथ हुआ है वो क्या होता है, इफेक्ट होता है सेवरल कंडीशन से, क्लाइमेटिक कंडीशन से और केमिकल कंडीशन से। तो हमारे इंजीनियर्स क्या करते हैं कि इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ा देते हैं, जिससे इसकी कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो इफेक्ट नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ जो स्टील होता है उसकी कम इसलिए होती है क्योंकि जो स्टील होता है वो हम मैन्युफैक्चर करते हैं इंडस्ट्रीज में क्या होता है, आप अब इंडस्ट्रीज के नाम से आप समझ लिए होंगे बड़ी बड़ी मशीनों में क्या करते हैं, हम जो स्टील है क्वांटिटी, क्वालिटी और मेजरमेंट लेकर ही अपने माइंड में लेके बनाते हैं। मशीनों से क्या होता है, हमारे जो स्टील में होता है परफेक्शन आ जाती है, क्वांटिटी में परफेक्शन आ जाती है, क्वालिटी में परफेक्शन आ जाती है, जिसमें मेजरमेंट भी परफेक्ट होते हैं, उसके डायमेंशन से लेकर उसकी लेंथ तक अकॉर्डिंग टू द नीड्स। नाउ अब आप देख रहे होंगे यहाँ एक डिजाइन स्ट्रेस दिया है। डिजाइन स्ट्रेस क्या दिया है हमने, जो Fy है ये कहते हैं यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील का मतलब क्या होता है, द स्ट्रेस एट विच द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्टील डिफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड। इसमें क्या कह रहा है, जो स्पेसिफिक अमाउंट में जो स्ट्रेस अगर हम लगाएं उसमें जो डिफॉर्मेशन होती है स्पेसिफिक अमाउंट तक ही होती है। तो
इसमें एजम्पशन में हमें इतना ही बताया गया कि स्ट्रेस जो रिइंफोर्समेंट में करेंगे हम रिप्रेजेंट करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से। नाउ नेक्स्ट एजम्पशन में क्या कह रहा है, जो मैक्सिमम स्ट्रेन है in tension steel at the time of the failure shall not be less than 0.002 plus 0.87 Fy upon ES. Fy is, as we know, as I told, it is yield strength of the steel and ES is the modulus of elasticity. अब एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि जो हम स्ट्रेन ले रहे थे, हम जो कंप्रेसिव स्ट्रेन ले रहे थे, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन ले रहे थे सेकंड अजम्पशन में, वो हम लेके चल रहे थे कंक्रीट के लिए 0.0035। तो यहाँ क्वेश्चन बन के आता है कि अगर हम कंक्रीट के लिए स्ट्रेन इतनी ले रहे हैं 0.0035, तो हम स्टील के लिए कितनी लेंगे, टेंशन स्ट्रेन कितनी लेंगे स्टील रिइंफोर्समेंट के लिए, तो हम वो लेके चलेंगे 0.002 प्लस 0.87 Fy अपॉन ES। अब मेजर क्वेश्चन ही बनता है ये आया कहाँ से। अब आप ग्राफ अपने सामने ग्राफ स्क्रीन पे ग्राफ देख रहे होंगे जिसमें स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व दे रखा है। इसमें क्या है कि हमने पढ़ा है सोम में कि जो हाई यील्ड वैरायटी स्टील होता है उसमें जो कर्व दिया होता है उसी कर्व को हमने इसमें लिया है, क्योंकि स्टील भी हम वही ले रहे हैं, हाई यील्ड वैरायटी स्टील ही हम ले रहे हैं। तो उसमें जो कर्व दे रखा है पैराबोलिक जो कर्व ये दे रखा है इसे हम कहते हैं इनिशियल स्लोप। क्या कहते हैं, इनिशियल स्लोप। अब आप देख रहे होंगे ये एक पॉइंट पे आके रुक जाता है, इसे कहते हैं यील्ड पॉइंट, इसे कहते हैं हम यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट में क्या होता है, ये जो यील्ड पॉइंट है ये मैक्सिमम स्ट्रेन मानी जाती है। ये क्या मानी जाती है, मैक्सिमम स्ट्रेन। अब आपने पिछले फिफ्थ अजम्पशन में पढ़ा था कि जो हम क्या कर रहे थे, ये जो Fy था, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील था, इसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से 1.15 से डिवाइड कर दे रहे थे, तो हमारा क्या निकल के आ रहा था, डिजाइन स्ट्रेस निकल के आ रहा था 0.87 Fy। तो हमने क्या किया, जब हमने कर्व इनिशियल कर्व बनाया उसके पैरेलल एक लाइन खींची, एज यू सी इन द फिगर, कि देखा कि पैरेलल एक लाइन खींची, उसमें देखा होगा आपने एक एक्सेस पे जहाँ पर स्ट्रेन दे रखा है उस पे एक पॉइंट पे ये मीट होती है, उसे हम कहते हैं 0.002। उसके बीच के डिस्टेंस, ओरिजिन से लेके उस पॉइंट की डिस्टेंस होती है 0.002। इस 0.002 को हम कहते हैं प्रूफ स्ट्रेन, इसे कहते हैं प्रूफ स्ट्रेन। जब हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी करके जो हमने स्ट्रेस निकाला 0.87 Fy, तो हमने जो देखा जो कर्व था उसके पैरेलल, उस जो कर्व इनिशियल स्लोप है उसके बीच में से हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची जो कि एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन पे मीट होती है। उस मीट जो स्ट्रेन स्लोप था उसके और उसके बीच के डिस्टेंस जो मानेंगे, हम मानेंगे 0.87 Fy अपॉन ES। Fy is, as I told, yield strength and ES is modulus of elasticity। अब हम क्या करते हैं, अब जब हम इनको ऐड करते हैं, स्ट्रेन की पूरी जो स्ट्रेंथ निकलती है इनको ऐड करते तो ये बनता है 0.002 प्लस 0.87 Fy अपॉन ES। दिस इज द ओरिजिन ऑफ दिस फॉर्मूला, दिस, और इसे हम कहते हैं स्टील स्ट्रेस इन स्टील। Now I would like to call Ritika, which is she is my webinar partner. She will explain you analysis of singly reinforced beam. Thank you, Saksham. I am Ritika Mishra and I will be explaining analysis of singly reinforced section. एनालिसिस ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन। इसमें सबसे पहली बात आती है कि सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन होता क्या है। सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन, ये जो बीम होता है उसमें जो स्टील रेजिस्टेंस लगे रहते हैं, उसी जो टेंशन साइड में लगे रहते हैं उसी को सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन कहते हैं। और इस सेक्शन की जो ब्रेथ होती है वो B होती है और इसकी जो इफेक्टिव डेप्थ होती है वो D होती है। और ये जो टॉप से लेके न्यूट्रल एक्सिस तक की डिस्टेंस होती है वो XE होती है। इसको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी कहते हैं। और स्ट्रेन डायग्राम में जैसे कि अजम्पशन में सक्षम ने बताया था कि लीनियर होता है, और ये जो 0.0035 वैल्यू है वो इसकी मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन होती है, और इसका जो स्ट्रेन होता है वो 0.002 प्लस 0.87 Fy अपॉन ES होता है। और स्ट्रेस डायग्राम में 0.45 FCK जो होता है वो डिजाइनिंग स्ट्रेस होता है, और इसमें जो C1 और C2 फोर्स लग रहे हैं वो कंप्रेशन फोर्स है।
और इसकी जो टेंशन फोर्स है वो 0.87 Fy इंटू AST है। इसका जो फर्स्ट पॉइंट यूजिंग स्ट्रेन डायग्राम, उसमें हम सिमिलर ट्राइंगल लेंगे जो कि स्ट्रेन डायग्राम में से लेंगे, जो ABE और ACD लेंगे जो 0.0035 अपॉन XU इज इक्वल टू 0.002 अपॉन AB, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो AB इज इक्वल टू 4/7 XU आ जाएगा, जिससे BC की वैल्यू भी निकल जाएगी। XU माइनस के 4/7 XU, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3/7 XU। सेकेंड पॉइंट, यूजिंग रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ स्ट्रेस डायग्राम। C1 हमारा कंप्रेशन फोर्स है जो स्ट्रेस इनटू रेक्टेंगुलर एरिया के इक्वल होता है। स्ट्रेस जो है वो पहले वाले डायग्राम में स्ट्रेस में दे रखा है 0.45 FC के होता है, और रेक्टेंगुलर एरिया हमारा B इंटू 3/7 XU होता है। इसकी वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.193 FC के इंटू B इंटू XU। अब ये जो हमारा Y1 है वो Y1 हमारा स्ट्रेस डायग्राम में जो टॉप से लेकर C1 तक की डिस्टेंस होती है उसे Y1 से डिनोट करते हैं, जो Y1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3/7 XU। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3/14 XU। थर्ड पॉइंट, यूजिंग पैराबोलिक पार्ट ऑफ स्ट्रेस डायग्राम। C2 जैसे सेकंड नंबर पॉइंट नंबर सेकंड में लिया था वैसे ही C2 भी निकालेंगे, 2/3 इंटू 0.45 FC की इंटू B इंटू 4/7 XU। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.1714 FC के इंटू B इंटू XU। एंड Y2 भी वही होगा, जो टॉप से लेकर C2 मतलब कंप्रेशन फोर्स तक की डिस्टेंस बताएगा, जो हमारी Y2 है वो 3/7 XU प्लस 3/8 इंटू 4/7 XU। फोर्थ पॉइंट, रिजल्ट कंप्रेशन फोर्स। इसमें हम निकालेंगे कि हमारा टोटल कंप्रेशन फोर्स कितना लगा है, जो कि हमारा दो पार्टों में डिवाइड था, C1 प्लस C2। तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 हो जाएगा। जो C1 की वैल्यू हमारी आई थी और C2 की वैल्यू आई थी उसे हम लिख देंगे, तो 0.193 प्लस 0.1714 ब्रैकेट में FC के B इंटू XU। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.36 FC के इंटू B इंटू XU। अब ये जो हमारा Y बार है वो Y बार आया कहाँ से, स्टार्टिंग में जो डायग्राम दे रखा है वो स्ट्रेस डायग्राम में से जो कंप्रेशन फोर्स है वो कहाँ एक्ट करेगा वो बता रहा है, जो हमारा Y बार है। तो Y बार का फॉर्मूला होता है हमारा Y1 इंटू C1 प्लस Y2 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, जिसमें वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.416 XU, जो लगभग 0.42 XU के बराबर होगा। फिफ्थ पॉइंट, टोटल टेंसाइल फोर्स। टोटल टेंसाइल फोर्स क्या होता है, T इज इक्वल टू हमारा स्टील एरिया ऑफ स्टील इनटू स्ट्रेस ऑफ स्टील, जिसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0.87 Fy हमारा स्टील ऑफ हमारा AST होगा। उसके बाद हमारा फाइनल डायग्राम, ये हमारा फाइनल डायग्राम है जिसमें हमारा स्ट्रेस डायग्राम में बताया गया है कि C इज इक्वल टू 0.36 FC के इंटू B इंटू XU। जो हमारा C टॉप से लेकर C तक की वैल्यू हमारी 0.42 XU आ रही है, और C से लेकर नीचे तक की वैल्यू हमारी D माइनस के 0.42 XU आ रही है, जो कि हमारा कंप्रेशन फोर्स से टेंसाइल फोर्स तक लीवर आर्म को कहते हैं। और इसमें पॉइंट नंबर ए में बताया गया है कि हमारा जो एक्चुअल डेप्थ है वो लिमिट स्टेट मेथड में C फोर्स इज इक्वल टू T फोर्स, मतलब कि कंप्रेशन फोर्स इज इक्वल टू T टेंसाइल फोर्स के इक्वल होता है। जो कंप्रेशन फोर्स हमारा 0.36 FC के इंटू B इंटू XU और टेंसाइल फोर्स 0.87 Fy इंटू AST। पॉइंट नंबर बी, इसमें मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बताना है कि हमारा बीम जो है वो कितना लोड बियर कर सकता है। जो हमारा जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा हम उसको MU से डिनोट करेंगे, और हम इसको किसी फोर्स से मल्टीप्लाई लीवर आर्म की करेंगे तो हमारा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल जाएगा, चाहे हम कंप्रेशन फोर्स से करें चाहे हम टेंसाइल फोर्स से करें। अगर हम कंप्रेशन फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे लीवर आर्म की तो हमारा आएगा 0.36 FC के इंटू B इंटू XU ब्रैकेट में D माइनस के 0.42 XU। अगर वही हम टेंसाइल फोर्स से लीवर आर्म की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 0.87 Fy इंटू AST ब्रैकेट में D माइनस के 0.42 XU।
अब हमारा वर्किंग MR क्या होता है? वर्किंग MR हमारा इतना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो लोड कर रहा है, लेकिन हम उससे कम लेंगे जिससे वो फेलियर ना हो। तो MR वर्किंग में हम फैक्टर सेफ्टी, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम फैक्टर सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे, तो MR वर्किंग हमारी निकल के आ जाएगी ME upon 1.5। Now Saksham will explain you limited depth of neutral axis. As you listening the Ritika, that she explaining the actual depth of the neutral axis and the ultimate moment of resistance. Now I'm explaining C point, limiting depth of the neutral axis. तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट जो निकल के आता है वो निकल के आता है कि जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, हम न्यूट्रल एक्सिस कहते किसको है? तो न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है? टॉप से लेकर कंप्रेशन जोन में जो टॉप से लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक की जो डिस्टेंस होती है उसे न्यूट्रल एक्सिस हम उसे कहते हैं, जिसमें जो कंप्रेसिव फोर्सेस है, टेंसाइल फोर्सेस हैं, वो क्या हो जाती है न्यूट्रल एक्सिस में जीरो हो जाती है, जीरो हो जाती है। अब बात आती है कि डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस हम उसे कहते हैं जिसमें जब हम टॉप से लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक की जो लेंथ लेते हैं उसे हम लेते हैं डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। अब आता है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। एज IS कोड सजेस्ट दैट it is that value of XU for which the strain value in concrete and steel are attained to 0.0035 and 0.002 plus 0.87 FY divided by ES at the same time। अगर मैं इसे अपनी लैंग्वेज में समझाऊं तो ये कहना चाह रहा है कि जो ऐसी डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस जिसमें जो हमारा स्ट्रेन है, स्टील का जो स्ट्रेन है वो मैक्सिमम स्ट्रेन है वो कंक्रीट का वो पहुंच जाता है 0.0035, वहीं दूसरी तरफ जो स्ट्रेन इन स्टील है वो पहुंच जाता है 0.02 प्लस 0.87 FY अपॉन ES एट द सेम टाइम। वो एक साथ पहुंच जाता है एक पॉइंट पे, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। अब यहाँ एक गौर करने वाली बात है कि जो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस होती है हम उसे मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस भी कहते हैं। अगर हम हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हम एक्चुअल लिमिट निकालें कैसे? एक्चुअल लिमिट निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जिसमें जो है उसकी जो साइड्स हैं वो क्या होती हैं, सेम प्रोपोर्शन में होती हैं। Now you seeing the equation 0.035 upon XU limit divided by 0.002 plus 0.87 FY upon ES upon all divide D minus XU limit। अब क्वेश्चन comes is what is X in diagram XU limit is the distance between the top and the neutral axis above the neutral axis। Now D minus XU limit is here। ये जो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे हम जो डिस्टेंस ले रहे हैं बॉटम की, टेंसाइल बॉटम के बॉटम तक, वो उसे हम D माइनस XU लिमिट हमने माना है। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, अब हमें एक बात याद रखनी है कि जो ES फॉर स्टील लेते हैं, मतलब मॉड्यूलर और इलास्टिसिटी जो हम स्टील लेते हैं वो लेके चलते हैं 2 × 10 की पावर न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हमने जब सॉल्व कर लिया तो हमारे जो एंड में जो रिजल्ट आया वो आया XU लिमिट डिवाइडेड बाय D मींस लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डेप्थ व्हिच इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला दैट हैज गिवन 700 डिवाइडेड बाय 1100 प्लस 0.87 FY which is equal to K। K is not neutral axis constant। K यहाँ क्या है, एक neutral axis constant है। अगर हम नीचे एक टेबल देखें, इसमें एक टेबल देखें, उसमें एक तरफ दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड पे आपको FY दे रखा है। As we know FY what is FY, it is yield strength of the steel। मैंने उसका मतलब बता ही दिया था आपको yield strength of the steel का। तो उसका राइट साइड में आप देख रहे हैं कांस्टेंट है K है कांस्टेंट। अब क्या होता है, हम डिफरेंट अब हमें एक बात यहाँ ध्यान रखनी पड़ती है कि जो हमारा XU लिमिटिंग होता है, डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस होती है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस होती है, और जो न्यूट्रल एक्सिस कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, वो स्टील के ग्रेड पे बेस्ड होता है। वो किस पे होता है, स्टील के ग्रेड पे बेस्ड होता है।
और आप देख रहे हैं स्टील के ग्रेड दे रखे हैं 250, 250 जो के कांस्टेंट है वो है 0.53। वहीं जो स्टील के ग्रेड है 415 उसका जो कांस्टेंट है वैल्यू है वो है 0.48। वहीं जो नीचे हम ले रहे हैं स्टील के लिए, स्टील 500 के लिए वो हम ले रहे हैं कांस्टेंट के 0.46। Now in D point we are discussing about the different types of section that can be occur when we designing a structure। क्या तो पहले पॉइंट में क्या वो हमें बताना चाह रहा है कि जो XU यहाँ पहले समझना होगा XU क्या है। XU is the actual depth, XU is actual depth। As you know XU limit is limiting depth of the neutral axis। अगर एक्चुअल डेप्थ लिमिटिंग डेप्थ से छोटा हो जाता है, मतलब लिमिटिंग डेप्थ एक्चुअल डेप्थ से बड़ी है, तो क्या हमारा सेक्शन जो होगा, हमारा जो सेक्शन होगा वो होगा अंडर रेनफोर्स सेक्शन। क्या होगा? अंडर रेनफोर्स सेक्शन। जब हम इनका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो निकालेंगे वो इन दो वैल्यूज से निकालेंगे जो आपको दे रखी है स्क्रीन पे। वो है 0.36 FCK इंटू बी इंटू XU ब्रैकेट में D माइनस 0.42 XU ब्रैकेट में, और दूसरी वैल्यू दे रखी है हमें 0.87 F/, AST D माइनस 0.42 XU। ये जो दोनों वैल्यू है ये अलाउबल है। हम किसी भी दो वैल्यू में से, अगर केस होता है अंडर रेनफोर्स सेक्शन का, हम इन दो वैल्यू में से किसी को भी यूज करके हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बी पॉइंट। तो हमें बी पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है, जो हमारा एक्चुअल डेप्थ है वो क्या है, वो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस के बराबर है। मतलब जो एक्चुअल है वो मैक्सिमम लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस के बराबर है। तो जब बराबर हो जाता है तो उसे हम कहते हैं बैलेंस सेक्शन और लिमिटिंग सेक्शन। अब जब ये बैलेंस्ड हो जाता है तो हम जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, अगेन ये दोनों इक्वेशन अलाउबल है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटिंग लेंगे तो उसकी वैल्यू लेंगे हम 0.36 FCK AST XU लिमिट D माइनस 0.42 XU लिमिट इतनी, और MU लिमिट लेंगे तो 0.87 FY इंटू AST लिमिट D माइनस 0.42 XU लिमिट। ये दोनों ही वैल्यू अलाउबल है। हम दोनों में से किसी को यूज करके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब आता है लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, सी पॉइंट। सी पॉइंट हमें क्या बता रहा है, जो XU है, जो हमारा एक्चुअल डेप्थ है, वो क्या हो रहा है XU लिमिट में, मतलब लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस से क्या हो रहा है, बड़ा है, मैक्सिमम से बड़ा है क्या एक्चुअल डेप्थ। तो उसमें क्या हो रहा है, हमारा सेक्शन क्या कहलाता है, फिर कहलाता है ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ओवर रेनफोर्स सेक्शन कराता है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम जनरली क्या करते हैं कि ऐसी कंडीशन में क्या कर लेते हैं, हम जो हम स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं उसको हम फेल मान लेते हैं, या तो हम उसे रीडिजाइन करते हैं या तो हम उसे फेल घोषित कर देते हैं एज इन assumption has given, in assumption of IS code 456 has given। तो आपने देखा होगा पहले पॉइंट में लिख भी रहा है the section should be redesigned। So at last I invite Tushar sir to conclude this webinar। Thank you। And Ritika for the wonderful presentation. Now I would like to sum it up for our audience. What we have discussed is design of singly reinforced beam. Now basically what a beam is a structural member that carries transverse loads. So it has transverse loads. So due to transverse loads, it undergoes bending. So for simply supported beam that is supported on two supports, the upper half portion of the beam is under compression, that is bending compression, and the lower half portion is under bending tension. Now our concrete that we are using in the structures is very good at compression, good at bearing compression, but it is weak in bearing tension. So to increase the strength in the tension zone, we add reinforcing bars in the form of reinforcing steel rods. So these beams are called singly reinforced beam. Now to design these beams, there are certain theories, one of which is limit state method. So that we are discussing. So like
all other theories, like every theory, this too has certain assumptions. So that Saksham has discussed. One of them is any section that is plane before bending will remain plane after bending. So the section will bend, but it will not become a curve. It will stay a plane. So the strain diagram will become linear always. Then the certain assumptions are taken by IS code 456 that is given by Bureau of Indian Standards for design of RCC buildings all over India. So certain values are taken into account. Like the strain at the time of failure in concrete has to be equal to 0.0035. And in the steel, it has to be equal to 0.002 plus 0.87 Fy upon ES. All these terms, Saksham has explained what the meaning of these terms are. Also, the stress strain curves for both concrete and steel are important to analyze as to how much factor of safety we are taking into account while designing these structures. For example, in concrete, we are taking factor of safety 1.5, whereas in steel, we are taking factor of safety 1.15. Higher in the case of concrete, because of less quality control at the site. While the steel is manufactured in the factory with very precise quality control and very precision accuracy, our concrete is not as much accurately made at the site. So we, to compensate for any lapse in the strength, we add a higher factor of safety. Then Ritika discussed about the analysis of singly reinforced section. So the strain diagram is linear. Now we have to, the stress diagram consists of a rectangular part and a particular parabolic part. So we have to find out what amount of the neutral axis, above the neutral axis is rectangular and what part is parabolic. So that we have used similar triangle concept, which says the sides are in the same proportion if the two triangles are similar. So using that, we have found the length of the both sections, rectangular and parabolic. Then both these sections, both these stress diagrams, that is parabolic and rectangular, means certain stress is acting at these sections. So we have to find out compressive force corresponding to this stress diagram. So that is found by multiplying the stress with the area of the section upon which this is acting. So C1 and C2 are found out. Then we have found the total compressive force acting on the section above the neutral axis. That is C, that formula is 0.36 FCK B into XU, which acts at a distance of 0.42 XU from the top. Now, all these values, the assumptions, the formulas, these are all very important if you are planning to give if any student is planning to give any competitive examinations. Like a junior engineer level examination, even GATE and engineering services ask these kind of questions, direct questions based on this theory. Then the final diagram Ritika has made, where the total compressive force is given and total tensile force is given. Now tension is only, now although we have concrete in the below the neutral axis as well, but we do not consider it in the analysis because concrete is very weak in the tension. So we consider that the total tension is borne by the steel only. So the tensile force acting on the steel is 0.87 Fy into AST. Then we have to find, suppose we are being given a beam and we have to find out the load that it can carry. So we need to know how much, what is the depth of the neutral axis. So that can be found by equating total compressive force to the total tensile force. So then we have to find the moment that a beam can carry. So beam is a transverse load carrying member. It carries certain moment. So that moment carrying capacity of a beam has to be found out, which we are finding by multiplying either compressive force or tensile force with the lever arm. Now lever arm is the distance between compressive force and the tensile force. The point of action of both these forces, the distance between them is known as lever arm. So that is D minus 0.42 XU. So multiplying any force with this lever arm gives us the moment of resistance. Now, suppose we are designing any beam. So this moment of resistance we have found, but we will not apply this much load on the beam.
we will give it a factor of safety 1.5. So divided by 1.5, that will give us the working moment of resistance. Now that working moment of resistance can be equated to, suppose now mechanical people might be familiar with the formula moment is equal to WL square by 8, which is for simply supported beam carrying a uniformly distributed load. So equating this moment of resistance formula or value that we have found with this formula, equating this to WL square by 8, we can find out the W, that is uniformly distributed load that can act on this beam. मतलब किसी beam पे कितना load हम डाल सकते हैं, that we can find out easily. So this is the basic, just the crux of this webinar, how to find out the load carrying capacity of a beam. Then there is something called limiting section. Now, ideally, we want our concrete and steel to fail simultaneously, so that किसी का भी strength fail ना हो, underutilized ना रह जाए कुछ भी. तो that section is known as limiting section, जहाँ पे concrete अपनी strength और steel अपनी strength same time पे achieve कर ले, मतलब दोनों same time पे fail हो. तो that section, for that section अगर हम depth निकालेंगे neutral axis की, so that is known as limiting depth of neutral axis. That section was discussed already, which is given by the formula 700 upon 1100 plus 0.87 Fy into D. So that is totally dependent on the grade of steel used. किस grade का steel हम use कर रहे हैं, reinforcement की तरह उस पे depend करेगा. Then basis on the, अगर हम compare करें actual depth of neutral axis को और limiting depth of neutral axis को, तो तीन तरह के sections बनेंगे हमारे, under reinforced, over reinforced और balance section. तो दोनों सेक्शन हम डिजाइन करते हैं, ओवर इनफोर्स हम डिजाइन नहीं करते हैं. ओवर इनफोर्स में क्या होता है, जो कंक्रीट होती है वो अपनी स्ट्रेंथ पहले अचीव कर लेती है, सो कंक्रीट फेल्स फर्स्ट. नाउ कंक्रीट का फेलियर इज अ काइंड ऑफ ब्रिटल फेलियर, अ सडन फेलियर, whereas steel gives us warning before failing in the form of yielding. डिफ्लेक्शन होगा, थोड़ा ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा without any increase in load, so that gives us warning before failure. So we do not design an over reinforced section, we redesign it. That is all from our side. If you have any questions, you may ask. I would like to invite Dr. Manoj Agarwal, Director, Dr. K. Modi Engineering College, to say a few words. Thank you, our students and faculty. And if anybody have any query or any suggestion, please provide us to improve ourselves or our students or our faculty members. If anybody has any query or any suggestion, please provide us. Okay, I am very thankful to our respected chairman, sir, and also our administrator, sir, to provide their valuable time to attend this webinar. And also, I am also thankful. Actually, I have seen that registrars of the DKNMU and some faculty members, or I think some students also, they have attended this webinar. So I am also thankful to spare their time and to attend this webinar. I am very thankful to our faculty members, our students who have performed well this webinar. Thank you so much to all of you. Thank you so much. Thank you for joining. Thank you.